नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस वेल्थ क्रिएशन चैनल में। मैं आपका दोस्त गजराज सिंह, सेबी एनआईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एनआईएसएम सीरीज 8 का चैप्टर 1 बेसिक ऑफ डेरिवेटिव। उसमें हमारे 4 टॉपिक रह गए थे। तो चलिए वीडियो कंटिन्यूएशन करते हैं। जल्दी से आप डिस्क्लेमर पढ़िए, फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा मार्केट पार्टिसिपेंट्स, कि मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। ये है, पहला है हेजर्स, दूसरा है स्पेकुलेटर्स या उनको हम ट्रेडर्स भी बोल सकते हैं, और तीसरे हैं आर्बिट्रेजर्स। तो चलिए बारी बारी से डिस्कस करते हैं तीनों को। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हेजर्स। हेजर्स कौन है? हेजर्स वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं जिनका मेन फोकस होता है कि हम अपने रिस्क को प्रोटेक्ट करें, अपने रिस्क को रिड्यूस करें। वो किसी भी एसेट में निवेश करेंगे, वो एसेट चाहे शेयर हो, चाहे बॉन्ड हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे करेंसी हो, उसकी वोलेटिलिटी के हिसाब से उसमें जो प्राइस चेंज हो रहे हैं उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए वो डेरिवेटिव का यूज करते हैं ताकि उनका रिस्क प्रोटेक्ट हो सके या रिड्यूस हो सके। ये यूजर्स होते हैं कॉरपोरेशंस, बैंक्स, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, उन्हें अपना बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। वो नेक्स्ट पोजीशन में अपना इतना सारा पैसा निवेश नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनको लॉस लेंगे तो उनका लॉस बहुत सारा हो जाएगा। तो इसीलिए अपना लॉस प्रोटेक्ट करने के लिए डेरिवेटिव को यूज करते हैं। हेजिंग को ऐसा समझ लीजिए कि हेजिंग जस्ट लाइक इंश्योरेंस है। जैसे हम अपनी गाड़ी को रोड पे लेके निकलते हैं, अगर हमारा इंश्योरेंस नहीं है तो गाड़ी में चोरी हो जाए हमारी, या गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, वो सारा का सारा पे हमें करना पड़ेगा। या कोई थर्ड पार्टी जिससे हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसको हम एक्सीडेंट करेंगे, वो कितना भी हम पे केस करे, वो सारा का सारा पेमेंट हमें करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने इंश्योरेंस ले रखा है तो वो सारा का सारा पेमेंट वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो हेजिंग एक इंश्योरेंस है। अगर हमने हेजिंग कर रखी है तो हमें पता है कि हमारा लॉस कितना होगा, हम अपने लॉस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि एयरलाइन कंपनी है, उसको डेली नीड्स है फ्यूल की। उसे लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ में हमारे फ्यूल की प्राइस बढ़ जाएंगी। तो वो कंपनी क्या करेगी? वो कंपनी अगर आज फ्यूल खरीदेगी तो उसको स्टोरेज के लिए भी चाहिए, स्टोरेज के लिए उसको कैपेसिटी चाहिए, उसमें उसका पैसा बेकार जाएगा। तो क्या करेगी? वो ऑयल कंपनी से नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई कर लेगी, जिससे उसकी पोजीशन हैज होगी। अब रेट उसका चाहे कितना भी बढ़ जाए, जो प्राइस उसने फिक्स किया है नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर का, उसको डिलीवरी उसी प्राइस पे मिलेगी। तो इस तरह हेजर्स अपना रिस्क प्रोटेक्ट करते हैं। जो अपना रिस्क प्रोटेक्ट करता है वो होता है हेजर्स। नेक्स्ट है स्पेक्युलेटर या ट्रेडर्स। स्पेक्युलेटर या ट्रेडर्स वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमेशा रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं। वो किसी भी एसेट क्लास के प्राइस मूवमेंट को देखकर उसकी फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, गैस करने की कोशिश करते हैं कि प्राइस फ्यूचर में ऊपर जाएगी या फ्यूचर में प्राइस नीचे जाएगी। वो हमेशा जो एक्चुअल एसेट है उसको खरीदने की कोशिश नहीं करते, उसको पसंद नहीं करते, प्रीफर नहीं करते। वो प्रीफर करते हैं डेरिवेटिव में ट्रेड लेना, क्योंकि डेरिवेटिव एक तो लिवरेज पर ट्रेड मिलती है, दूसरा उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम लगती है। मान लो कि हमें रिलायंस खरीदना है, तो अगर हम एक्चुअल में रिलायंस खरीदने जाएंगे तो 500 अगर हम रिलायंस खरीदेंगे, तो अगर मान लो 1600 की प्राइस चल रही है तो हमें 8 लाख रुपए चाहिए। वहीं अगर हम उसके डेरिवेटिव में एक लोट खरीदें फ्यूचर का या ऑप्शन का, तो हमारा 10-15 हजार रुपए के अंदर आ जाएगा। तो हमारा एक्सपोजर तो उतना ही है जितना हमने 500 एक्चुअल में शेयर लिए हैं, वही हमारा एक्सपोजर है। पर यहाँ पे हमारा कम पैसा लगा के बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। तो इसीलिए जो ट्रेडर्स या स्पेक्युलेटर्स होते हैं वो एक्चुअल एसेट खरीदना पसंद नहीं करते, वो प्रीफरेबली डेरिवेटिव में ही काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे उनको लिवरेज मिलता है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट होता है, उनकी पोजीशन बड़ी होती है, जिसके हिसाब से उनको प्रॉफिट भी बड़ा होता है पर लॉस भी बड़ा होता है। लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो जाती है। जो उनकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो बाइंग सेलिंग में जो एक्चुअल कॉस्ट लगती है उसके कंपेयर में बहुत कम हो जाती है।
और यहाँ पे फास्टर एग्जीक्यूशन होता है क्योंकि डेरिवेटिव में लार्ज वॉल्यूम होते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि एक ट्रेडर्स है, उसको लग रहा है कि निफ्टी ऊपर जाएगी तो वो निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीद लेता है, उसको लगता है कि निफ्टी नीचे जाएगी तो पुट ऑप्शन खरीद लेता है। सेम ऐसे ही स्टॉक्स में अगर किसी को लग रहा है कि रिलायंस ऊपर जाएगा तो रिलायंस का कॉल ऑप्शन खरीद लेता है, अगर किसी को लग रहा है कि रिलायंस डाउन जाएगा तो रिलायंस का पुट ऑप्शन खरीद लेता है, या रिलायंस उसको लग रहा है कि ऊपर जाएगा तो उसका फ्यूचर बाई करके चल जाए, अगर उसको लग रहा है कि रिलायंस डाउन जाएगा तो उसका फ्यूचर सेल करके चला जाएगा। तो ये होते हैं स्पेकुलेटर्स या ट्रेडर्स जो हमेशा रिस्क लेना पसंद करते हैं और वो पोजीशन अपनी एक ही तरफ रखेंगे, वो अपनी पोजीशन को हेज नहीं करेंगे। आर्बिट्रेजर्स आर्बिट्रेजर्स वो मार्केट पार्टिसिपेंट हैं जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो रिस्क फ्री प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। वो ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं, वो दो एक्सचेंजों पे देखते हैं कि कोई ऐसी एसेट है जिनका दो अलग अलग एक्सचेंजों पे अलग अलग प्राइस चल रहा है, जिस एक्सचेंज पर लोअर प्राइस है वो वहां से बाई करेंगे और जिस एक्सचेंज पर हायर प्राइस पर ट्रेड हो रहा है वहां पे जाके उसको सेल कर देंगे, तो उनका बिल्कुल रिस्क फ्री प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती तो हैं पर वो बहुत जल्दी ही खत्म हो जाती हैं क्योंकि बहुत सारे आर्बिट्रेजर्स इसकी तलाश में रहते हैं, क्योंकि ये रिस्क फ्री प्रॉफिट टेक्निक है, इसीलिए जो प्राइस का गैप है वो बहुत जल्दी फिल हो जाता है। मान लो कोई स्टॉक है एनएससी पे 500 रुपीज का ट्रेड हो रहा है और बीएससी पे वो ट्रेड हो रहा है 502 रुपीज में, तो आर्बिट्रेजर्स क्या करेंगे, वो 500 रुपीज में बाई करेंगे एनएससी से और उसको 502 रुपीज पे बीएसई में सेल कर देंगे, तो वो 2 रुपए का शुद्ध मुनाफा कमा लेंगे। ये रिस्क फ्री प्रॉफिट हो गया उनका। रियल लाइफ एग्जांपल में इसको ऐसा समझ लीजिए कि मान लो कोई एक प्रोडक्ट है, वो मीशो पे मिल रहा है सस्ता और वही प्रोडक्ट अमेजन पे महंगा मिल रहा है, तो क्या करेंगे, वो मीशो से उठाएंगे और उसको अमेजन पे लिस्ट कर देंगे, मीशो से खरीदेंगे और अमेजन पे सेल कर देंगे। तो यही आर्बिट्रेज है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। तो डेरिवेटिव मार्केट दो टाइप्स का है, एक तो है एक्सचेंज ट्रेडेड और दूसरा है ओवर द काउंटर। जो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, जैसे कि एनएसई हुआ, बीएसई हुआ या एमसीएक्स हुआ। जो ओवर द काउंटर डेरिवेटिव हैं वो डायरेक्टली ट्रेड होते हैं, जहां पे दो पार्टी डायरेक्टली आमने सामने या फोन पे या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठ के ट्रेड करती हैं। ओटीसी मार्केट की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहली तो बात यह है कि ओटीसी मार्केट कोई फिजिकल प्लेस नहीं है, ये एक नेटवर्क है जो ब्रोकर और डीलर का है और सारे एक्रॉस कंट्री जुड़ा हुआ है। ये एक्रॉस द कंट्री एक नेटवर्क है ब्रोकर और डीलर का। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। जो डीलर्स है वो मैच करता है निगोशिएटिंग बिडिंग, फोन पे या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे उनकी बिडिंग चलती है और आपस में ऑर्डर मैच करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप्ड हुई रिसेंट ईयर में, उसी तरह ओटीसी मार्केट भी डेवलप्ड हुआ। पहले काउंटर पे बैठ के करते थे, उसके बाद फोन पे होने लगा, अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसी तरह इनमें ग्रोथ होती चली गई। इसमें भी पार्टिसिपेंट्स बैंक्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, हेज फंड हो सकते हैं, कॉरपोरेशंस हो सकते हैं और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। ये मार्केट लेस रेगुलेटेड है, इसमें इतना रेगुलेशंस नहीं है और जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो प्राइवेट हैं। जो क्वांटर पार्टीज हैं, जो दो पार्टी बैठ के आपस में ट्रांजेक्शन करती है, ट्रांजेक्शन उन्हीं के बीच का है, प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स है। अब ओटीसी डेरिवेटिव्स की ओवर द काउंटर जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी फीचर्स क्या हैं, उनकी रिक्वायरमेंट इतनी क्यों है। सबसे पहली तो क्योंकि ये कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट हैं। अगर हम एक्सचेंज ट्रेडेड में जाएंगे तो वहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड होंगे, हमें जितनी क्वांटिटी चाहिए वहाँ पे हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, वहाँ पे हमें उतना ही उठाना है। पर अगर हम ओटीसी में जाएंगे तो हम अपना कॉन्ट्रैक्ट कस्टमाइज कर सकते हैं। ये जो दो काउंटर पार्टीज हैं उनकी बेसिक नीड्स को देखते हुए कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट रेडी किया जाता है, रिस्क मैनेज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड।
अब बात करते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स की। जो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, जैसा कि ओटीसी में कस्टमाइज्ड होते थे। वो दो पार्टियों की नीड के हिसाब से चेंज हो जाते थे, जो उनको सुविधा है उसी हिसाब से वो अपने कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक्सचेंज पर स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स के। उनकी लोट साइज, उनकी मैच्योरिटी, उनकी स्ट्राइक प्राइस सभी फिक्स होता है और सभी के लिए एक समान होता है। यहाँ पे पार्टियों के हिसाब से चेंज नहीं होगा, कस्टमाइजेशन नहीं होगा। ये ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज पर ट्रेड होंगे, जैसा कि एनएससी हो गया, बीएससी हो गया, एमसीएक्स हो गया। इनकी प्राइस बायर और सेलर के इंटरेक्शंस पे ड्राइव होती है। बायर्स अपना आस्किंग प्राइस डालेंगे, बिडिंग प्राइस, सेलर अपना आस्किंग प्राइस डालेंगे। तो जो आस्क बिड का स्प्रेड चलता रहेगा, उसी के थ्रू कहाँ पे बायर खड़ा है, कहाँ पे सेलर खड़ा है, उसी से इनकी प्राइस ड्राइव होती है। एक क्लियरिंग कॉरपोरेशन होता है जो गारंटी लेता है सेटलमेंट की। हमने जो ट्रेड लगाई है, जो हमने खरीदा है, वो माल बिकना है, उसकी गारंटी, उसके सेटलमेंट की गारंटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन की है। ऐसा नहीं है कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट में घुस गए हैं, अब उससे हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। उससे निकलने की जिम्मेदारी, उस ट्रेड को सेटल कराने की जिम्मेदारी क्लियरिंग कॉरपोरेशन की है। तो इन शॉर्ट्स ओटीसी फ्लेक्सिबल हैं, वो कस्टमाइज्ड हैं, जो पार्टियों की नीड है उसके हिसाब से उसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। वो प्राइवेट हैं, लेस रेगुलेटेड है, कस्टमाइज डील है, किससे आप सौदा खरीद रहे हो वो आपको पता रहता है। एक्सचेंज ट्रेडेड में क्या है, वो स्टैंडर्डाइज्ड है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है, रेगुलेटेड है, सेबी रेगुलेटेड रहते हैं, और बैक्ड बाई क्लियरिंग कॉरपोरेशन। यहाँ पे सेटलमेंट की गारंटी है। यहाँ पे हमें ये पता नहीं रहता कि हम किससे खरीद रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, पर हमारे सेटलमेंट की गारंटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लेता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का सिग्निफिकेंस क्या है। पहला तो सिग्निफिकेंस है कि बेटर प्राइस डिस्कवरी। जैसे ही डेरिवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं तो मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ा है, और किसी भी प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस आने में जो उसकी ट्रू वैल्यू है, उसमें मार्केट के पार्टिसिपेशन का बहुत बड़ा योगदान है। जब मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, मार्केट की एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, उसी से ही उसकी एक्यूरेट वैल्यू निकल के आएगी। तो डेरिवेटिव किसी एसेट की ट्रू वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करते हैं। दूसरा है रिस्क ट्रांसफर। जो लोग जिनकी लो रिस्क एपेटाइट है, जिनकी क्षमता कम रिस्क लेने की है, या जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, वो अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं डेरिवेटिव के द्वारा। जो हाई रिस्क एपेटाइट है, जो रिस्क लेना चाहते हैं, वो यहाँ पे स्मॉल इन्वेस्टमेंट करके बड़ी पोजीशन खड़ी कर सकते हैं लीवरेज के द्वारा, और वो अपना रिस्क उसी हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जिनको कम रिस्क लेना है वो हेज कर सकते हैं, जिनको ज़्यादा रिस्क लेना है वो लिवरेज लेके अपनी बड़ी पोजीशन खड़ी कर सकते हैं, जिससे उनका प्रॉफिट भी बड़ा होगा और लॉस भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे रिस्क ट्रांसफर है। तीसरा, शिफ्ट टू ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। जो लोग पहले डब्बा ट्रेडिंग कर रहे थे, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में ट्रेड कर रहे थे, उनको अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो रेगुलेटेड एक्सचेंज पे ट्रेड करें। जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है वहाँ पे उनका रिस्क मैनेज है, वहाँ पे सर्विलियंस है, सेबी है जो सारे नियमों को फॉलो करवा रही है। यहाँ पे क्लियरिंग कॉरपोरेशन है जो गारंटीड सेटलमेंट ले रहा है, तो यहाँ पे धोखाधड़ी होने के चांसेस कम है। और स्टेबिलिटी और इंटीग्रिटी एक फाइनेंशियल सिस्टम को ये डेरिवेटिव के थ्रू मिली है। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वेरियस रिस्क फेस्ड बाय द पार्टिसिपेंट इन डेरिवेटिव, कि डेरिवेटिव मार्केट में जो पार्टिसिपेंट हैं उनको क्या क्या रिस्क सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहला रिस्क आता है काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क वो रिस्क है जिसमें सेकंड पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को मानने से मना कर दे, या तो वो पे ना कर पाए या डिलीवरी ना दे पाए। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मान लो दो पार्टी हैं, उनमें से
एक डील हुई, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया उन्होंने कि आज हम गोल्ड की फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं गोल्ड का, जिसमें आज गोल्ड का रेट चल रहा है, मान लो कि 1,30,000 रुपये चल रहा है। 1,30,000 का गोल्ड का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि हम नेक्स्ट मंथ में डिलीवरी लेंगे और प्राइस रहेगी 1,35,000 रुपये। अब दो सिनेरियो हैं। पहला सिनेरियो ये है कि गोल्ड की प्राइस 1,50,000 रुपये पहुँच गई। अगर गोल्ड की कीमत 1,50,000 पहुँच गई, पर एज पर कॉन्ट्रैक्ट 1,35,000 में डिलीवरी देनी है उसको, तो जो डिलीवरी लेने वाला है वो आया उस पार्टी के पास में कि भाई मुझे डिलीवरी दो। आज रेट चल रहा है 1,50,000 का, उसको डिलीवरी देनी है 1,35,000 में, तो वो डिलीवरी देने से मना कर दे, ये रिस्क हो गया। या सेकंड सिनेरियो ये हो गया कि रेट 1,30,000 से घट के 1,00,000 पे आ गया, तो जो सामने वाली पार्टी थी जिसने 1,35,000 में लेने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो पार्टी डिलीवरी लेने के लिए ही ना आई। तो इसमें कोई पार्टी या तो पे करने में फेल हो जाए या डिलीवरी देने में फेल हो जाए, तो ये हमारा एक काउंटर पार्टी रिस्क होता है। ये काउंटर पार्टी रिस्क नेग्लिजिबल हो जाता है अगर हम एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं तो, क्योंकि एक्सचेंज में जो ट्रेडिड है, एक्सचेंज ट्रेडिड जो भी हैं, वहाँ पे गारंटीड सेटलमेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे मार्जिन्स लिए जाते हैं, तो वहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होगा। वहाँ पे दोनों पार्टियों को उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना पड़ेगा। जिसे डिलीवरी देनी है उसे डिलीवरी देनी पड़ेगी, जिसे डिलीवरी लेनी है उसे डिलीवरी लेनी पड़ेगी, नहीं तो वो ऑक्शन में चला जाएगा और उस पर पेनल्टी भी लगेगी और उसका मार्जिन भी जब्त हो जाएगा। दूसरा रिस्क आता है प्राइस रिस्क। अगर हमने जो सोचा है, जो हमारी प्रिडिक्शन था, उसके अगेंस्ट में प्राइस चली गई, कोई अनएक्सपेक्टेड प्राइस मोमेंट आ गया, तो हमारा लॉस हो सकता है। ये हो गया प्राइस रिस्क। तीसरा रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क वो होता है कि हम बेचना तो चाहते हैं, पर वहाँ पे कोई बायर ही नहीं है, सेलर है बायर नहीं है, या बायर है सेलर नहीं है, हम अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं, हम पोजीशन को एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं, उसमें हमें डिफिकल्टी हो रही है, ये हमारा होता है लिक्विडिटी रिस्क। इसके बाद नेक्स्ट है लीगल या रेगुलेटरी रिस्क, क्योंकि जितने भी डेरिवेटिव हैं उनमें कोई ना कोई कानून लागू होता है, तो कानून कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी सेबी कोई भी नया कानून बना सकती है, तो वो जो रूल्स बदलेंगे वो हमें फोर्सली फॉलो करने पड़ेंगे। तो लीगल या रेगुलेटरी रिस्क भी हमें सामना करना पड़ सकता है। और लास्टली ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क में हमारे साथ कोई फ्रॉड हो सकता है, कोई एरर हो सकती है, कभी कभी ग्लिच आ जाता है, उस ग्लिच की वजह से हमारा लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, या ट्रेड एग्जीक्यूट करने में हमारा आगे पीछे हो जाता है, तो ये सारे के सारे ऑपरेशनल रिस्क हैं। तो हमने रिस्क समझे काउंटर पार्टी रिस्क, प्राइस रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, लीगल या रेगुलेटरी रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। डेरिवेटिव पार्टिसिपेंट्स में ये रिस्क हमें सामना करना पड़ सकता है। अगर हम डेरिवेटिव मार्केट में पार्टिसिपेट करने की सोच रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें कंसीडर करनी है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो डेरिवेटिव है वो एक लिवरेज इंस्ट्रूमेंट है। इसमें भले ही हमारा स्मॉल इन्वेस्टमेंट हो रहा हो, पर हम उस स्मॉल इन्वेस्टमेंट से एक बड़ी पोजीशन खड़ी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा लॉस भी बड़ा हो सकता है, प्रॉफिट भी बड़ा हो सकता है, वो हमारे लॉस का भी कारण हो सकता है। तो हमें ये बात समझना पड़ेगा कि जैसे हमें प्रॉफिट आता हुआ अच्छा लगता है, उसी तरह से हमारा जो लॉस होगा उसको भी सहने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। डेरिवेटिव उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं बना है जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, या जिनके पास ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कम है, या जिनकी रिस्क सहने की क्षमता बहुत कम है। वो इस प्रोडक्ट से दूर ही रहें तो अच्छा है, इसमें पार्टिसिपेट ना करें। जो पार्टिसिपेंट है उनको सबसे पहले अपना इवोल्यूशन करना होगा, अपना मूल्यांकन करना होगा कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग हमारे लिए सही है कि नहीं। उन्हें पहले सोचना होगा क्या हमारे पास फंड की कोई कमी तो नहीं है, या हमारे पास सफिशिएंट ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है और हमारे अंदर में रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी, रिस्क सहने की क्षमता है। अगर इन कसौटियों पे खरे उतरते हैं तभी जाके डेरिवेटिव ट्रेडिंग की हम सोच सकते हैं। इन शॉर्ट्स डेरिवेटिव में अपॉर्चुनिटी हमें काफ़ी मिलेंगी,
पर उन अपॉर्चुनिटी के साथ साथ मल्टीपल रिस्क भी हैं, हमारा लॉस भी बड़ा हो सकता है। इसीलिए हमें रिस्क टॉलरेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। सेबी की भी गाइडलाइंस है कि हर ब्रोकर को जैसे ही लॉगिन करते हैं रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट देना है, तो हमें रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट को पढ़ना ही नहीं है, अच्छी तरह से समझना भी है। उसके बाद ही हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग में जाएं तो अच्छा है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अब आपको क्या करना है, जो करिकुलम है जो NISM ने दिया है वहाँ पे जाके इस चैप्टर को कम से कम 2 बार रीडिंग करना है। अब आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।